अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो सीरीज ऑफ लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेल को। तो चैप्टर सेल में ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो हमारे टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन सी पैराग्राफ्स या कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। अगर हम सेल को पढ़ें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें मिलता है इसमें ये है कि इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी का आगाज या सेल थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। तो वो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में 3 पॉइंट्स दिए थे। पहला पॉइंट क्या कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स या उनके पास होते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हर सेल जो है वो डिराइव कहाँ से होता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो इन्हें की पॉइंट की तरह हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हमें सेल थ्योरी के लिए मिलते हैं जो कि हमारी बुक में भी मेंशन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी के क्या 3 पॉइंट्स हैं, अगर इसमें से कोई भी ब्लैंक आ जाए तो आप इसका सही आंसर मार्क कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी टॉपिक में आगे चलें तो हमें माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी नॉलेज दी गई है। रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। इसका बीसीक्यू आपके पास आ सकता है। फिर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है वो कितने होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है हमारे पास एक्सरे माइक्रोस्कोप, और थर्ड होता है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये 3 बेसिक माइक्रोस्कोप्स पता होने चाहिए। इनका फंक्शन कैसे होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, और एक्सरे में हम एक्सरे लाइट्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको ऐसी वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफरेंस क्या होता है बिटवीन प्रो और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ट्रू होते हैं, उनके पास जो न्यूक्लियस होता है उसको कवर किया हुआ होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। उनके पास सारे स्ट्रक्चर्स ट्रू होते हैं, उनके पास ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और तमाम न्यूक्लियस के पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉर्मल सेल में वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोट से तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो होता है लेकिन उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो कि हमें यूकैरियोटिक में मिलते हैं वो नहीं होते। न्यूक्लियर बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके अलावा उनके पास कोई भी एडिशनल ऑर्गेनेल्स नहीं होते जो कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमें उनके पास नहीं मिलते। ठीक है, अब प्रो और यूकैरियोटिक के बाद हमें मिलते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल की फॉर्मेशन में काम आ रहे होते हैं। तो अगर हम यूकैरियोटिक के हिसाब से बात करें तो यूकैरियोटिक में हमें 3 चीजें मिल रही होती हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक को बिलोंग नहीं करता, या फिर ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा कोई एमसीक्यू दिखे जहाँ पे ये चारों ऑप्शंस मेंशन हो और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा हुआ हो या पूछा गया हो, और ये पूछा हुआ हो कि ऐसा कौन सा इनमें कंपोनेंट है जो कि हमें प्लांट सेल में मिलता है, तो हमें डायरेक्टली उस पे सेल वॉल को मार्क करना है, क्योंकि इन सब में से सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमें सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है, और ये एमसीक्यूज आता भी है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम सेल वॉल पे मार्क कर देंगे कि सेल वॉल जो है प्लांट का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास सबसे पहले आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल की, और वो उसको कवर करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
हमारे पास एक मॉडल आ जाता है जो कि साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था, और उन्होंने ये बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि ये मेम्ब्रेन जो है लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी हुई है। अब कैसे बनी हुई है, उसके लिए जो पूरा मॉडल है या पूरा जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ें या कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था वो हमें ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बायलेयर से मिलकर बनी है, जिसके अंदर प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं आइसबर्ग इन द सी की तरह। और जब वो फ्लोट करना शुरू हुए, इसी तरीके से प्रोटीन्स जो है उस लेयर में, लिपिड की बायलेयर में ऐसे ही फ्लोट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडल जो कि सिंगर निकोलसन ने प्रपोज किया था, ये पता होना चाहिए हमें, और इसकी स्टेटमेंट भी। फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही सिंपल है, दो काम करती है। रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे चले तो हमारे पास आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इनका नाम पता होना चाहिए। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारी बॉडी के लिए या हमारे सेल के लिए एज अ ब्रेन वर्क कर रहा होता है। सारी एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सेंटर, या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कोई सेंटर है या ब्रेन है, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जिस जगह पे प्रेजेंट होता है उसको सराउंड किया हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। उसके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ताकि कुछ मटेरियल जो है वहाँ से डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट हो सके। उसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं कैरियोलिम्फ। तो ये पता होना चाहिए फ्लूइड को क्या कहते हैं। और अगर हम फर्दर न्यूक्लियस को देखें तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए होता है जो कि आगे जाके जब डिवाइड हो रहा होता है एक सेल तो उसमें हेल्प करता है। अब जो मैंने वर्ड यूज किया क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स जो है हमें न्यूक्लियस के अंदर अगर हम उनको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? एक पॉइंट होता है क्रोमोसोम्स का जहाँ पे वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हमें 4 तरीके के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 4 तरीके के क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, तो ये 4 हमें टाइप्स मिलती है क्रोमोसोम्स की, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन यही होता है कि एक्ट करता है ब्रेन के तौर पे, सारी एक्टिविटीज़ को लेकर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन न्यूक्लियस के हाथ में होता है। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होकर फर्दर सेल्स में फॉर्मेशन में चला जाता है, या फिर फर्दर सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए काम आ रहा होता है। फिर हम एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जो कि है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वो हमें प्लांट सेल में मिलती है, जैसे हमने डिस्कस किया। ये बीसीक्यू या एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ सकता है, ये किसका स्ट्रक्चर है। सेकेंड चीज़ हमें मिलती है कि सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है जिससे मिलकर सेल वॉल बनी हुई होती है। थर्ड ये आ गया पॉइंट के लेयर्स। लेयर्स का क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल की लेयर्स की अरेंजमेंट। लेयर्स तो हमें पता है कि 3 होती है और कोई भी हम अरेंजमेंट लिख देते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है एक करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर याद करने के लिए एक हम वर्ड याद करेंगे एमपीएस। एमपीएस हमें बहुत ईजिली याद हो जाएगा, और एमपीएस से हम सेल वॉल की जो लेयर्स हैं उनको भी याद कर सकते हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो एमपीएस से हमें याद रखना है कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या है।